हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 11th में हम पहला ही चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड इसको रिवाइज करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम रिवाइज करेंगे और वो क्वेश्चन आंसर्स ऐसे ही होंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और द लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर्स को हम करेंगे। बच्चों क्लास 11th का पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे जिन्हें आप बहुविकल्पीय प्रश्न या एमसीक्यूज कहते हैं। इसमें प्रश्न दिया होता है और प्रश्न के आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और सही ऑप्शन पे आपको टिक करना होता है। लेकिन इन प्रश्नों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यदि आपने प्रश्न सही से नहीं पढ़ा या उसको ध्यान से नहीं समझा तो चारों ही ऑप्शंस आपको लगभग सही लगने लगते हैं और फिर आप सही आंसर पर टिक नहीं कर पाते हैं। तो साथ साथ में आपको आंसर भी बताते हुए चलूंगी, उसको समझाते हुए भी चलूंगी। तो हम देखेंगे बोर्ड पे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम इस स्पीसीज से किंगडम की तरफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जाते हैं तो जो कॉमन लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं, वो कैसे होते हैं, है ना। विल डिक्रीज ऑप्शन नंबर ए, विल डिक्रीज ऑप्शन नंबर बी, will increase ऑप्शन नंबर सी, remain same और ऑप्शन नंबर डी may increase और decrease। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी स्पीसीज से किंगडम की तरफ जब हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जाते हैं तो लक्षण जो हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन लक्षण जो हैं, उनकी संख्या बढ़ती है या घटती है ना। तो इसमें देखिए स्पीसीज टू किंगडम, स्पीसीज से देखो क्वेश्चन को समझने में ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे। किंगडम से स्पीसीज की तरफ नहीं पूछा गया है, उल्टा क्वेश्चन है। स्पीसीज से जब हम किंगडम की तरफ बढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की में तब लक्षणों की संख्या कम होती है या ज्यादा होती है। इसी क्वेश्चन को क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा ट्रिकी होंगे बच्चों, यदि इसी क्वेश्चन को हल्का सा टिल्ट किया जाए, एज वी गो फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की द आंसर विल बी डिफरेंट। और क्वेश्चन पूछा गया है एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ पूछ रहा है, तो क्या होगा? आंसर होगा आपका विल डिक्रीज, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विल डिक्रीज। किस तरह से होगा इसको भी साथ साथ समझ लेंगे। Lower the taxa, more are the characteristics that the members within the taxon share. So, lowest taxon share the maximum number of morphological similarities, while its similarities decrease as we move towards the higher hierarchy, class, kingdom. Thus, rest of the options are incorrect और A वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following suffix used for units of classification in plants indicates a taxonomic category of family? अब ये सब ध्यान से पढ़ने वाले क्वेश्चंस हैं, यदि आपने नहीं पढ़ा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ए ऑप्शन क्या है? एल्स। बी ऑप्शन क्या है? ओनी। सी ऑप्शन क्या है? एसी। और डी ऑप्शन क्या है? ई। तो क्या है आपका? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज अ प्रोसेस। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? वर्गीकरण की, जैविक वर्गीकरण की जो पद्धति है जीवों की, वो कैसी प्रक्रिया है? ऐसी प्रक्रिया है विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड इनटू convenient category based on some
common observable characters, the categories are known as taxons. ठीक है, ये आपके सोचने के लिए था, आपको दिमाग में ये बात रखनी है। आंसर इसका सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये आप सबको पता है ना, लेकिन इसका बेस क्या है वो आपको जानना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। द नेम ऑफ अ फैमिली, अ टैक्सॉन इन प्लांट्स ऑलवेज एंड विथ सफिक्सेस एसी, जैसे सोलेनेसी, कैनेसी, पोएसी, मालवेसी, लिलिएसी, सारी फैमिलीज जो हैं उसमें लास्ट में ए सी ई ए ई सफिक्स लग रहा है ना। एलेक्स जो सफिक्स है ना, अब हम बात करेंगे ये ऑप्शन नंबर ए कहाँ लगता है। एल्स, ये किस में लगता है? एल्स सफिक्स इज यूज्ड फॉर टैक्सॉन ऑर्डर। एल्स जो है वो ऑर्डर के लिए यूज होता है ना। और आपका जो ए ई सफिक्स है, ए ई, ये किसके लिए यूज होता है? ये टैक्सॉन के लिए यूज होता है, क्लास के लिए। और ओ एन ए ई, ये सफिक्स जो है ये किसी के लिए यूज नहीं होता। ओ एन ए ई नहीं यूज होता है किसी के लिए। ए सी और डी ये यूज होता है, जिसमें से ए यूज होता है बच्चों ऑर्डर के लिए, बी यूज होता है आपका, ए यूज होता है ऑर्डर के लिए, बी किसी के लिए यूज नहीं होता, सी यूज होता है फैमिली के लिए, और डी यूज होता है किसके लिए? डी यूज होता है आपका क्लास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द टर्म सिस्टेमेटिक्स रेफर टू, ऑप्शन नंबर ए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड स्टडी ऑफ ऑर्गन सिस्टम। The term systematics refers to identification and study of organ system. B है identification and preservation of plants and animals. C है diversity of kinds of organisms and their relationships. D है study of habitats of organisms and their classification. आप सबको पता है द प्लैनेट अर्थ, पृथ्वी इज फुल ऑफ वैरायटी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। विविधता भरा है पृथ्वी का जो वातावरण है, बहुत सारे प्रकार की वैरायटी जीवन की यहाँ पे मौजूद है। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नेम्ड एंड डिस्क्राइब्ड आर बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। 1.7 से 1.8 मिलियन के लगभग की स्पीसीज ऐसी हैं जिनको नाम दिया गया है और जिनके बारे में बताया गया है। एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज, जैसे जैसे हम नए नए क्षेत्रों की तरफ एक्सप्लोर कर रहे हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड। नए नए जीव जो है वो पहचाने जा रहे हैं, उनको नाम दिया जा रहा है, उनको डिस्क्राइब किया जा रहा है ऑन साइंटिफिक बेसिस ऑफ सिस्टमेटिक्स लेड डाउन बाय टैक्सोनॉमिस्ट्स। ये जो टैक्सोनॉमिस्ट्स होते हैं, ये लगातार रिसर्च चल रही है, लगातार नए जीवों का कह सकते हैं कि नए जीव ढूंढे जा रहे हैं, उनका नामकरण किया जा रहा है और उनके बारे में बताया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो सिस्टेमेटिक्स जो टर्म है वो किस चीज को रेफर करता है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा इसका बच्चों सी, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप। ये जो है आपका सही आंसर है, यानी कि सिस्टेमेटिक्स किसको रेफर करता है? डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। द वर्ड सिस्टेमेटिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, आप सबको पता है। सिस्टेमेटिक्स शब्द का जो आविष्कार हम कह सकते हैं या कहाँ से लिया गया है, तो वो लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा से लिया गया है, सिस्टेमा। और सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जीवों का सही तरीके से अरेंजमेंट करना। लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरी एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, उन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी, और जिसका टाइटल रखा था उन्होंने यही सिस्टेमा नेचुरी, जो लिनियस ने लिखा था। इट डील्स विद द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप एट एवरी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। वो जीवों में होने वाली विविधता और उसका क्या संबंध है
उसके बारे में लिखा था इस किताब में, है ना, हर लेवल क्लासिफिकेशन का जो है उसके बारे में लिखा था। तो ये आपका आंसर नंबर सी है, यानी कि डाइवर्सिटी के और हर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की पाई जाने वाली डाइवर्सिटी और उनके बीच जो संबंध है उसको दर्शाने के लिए सिस्टमेटिक्स का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है जीनस रिप्रेजेंट्स। बच्चों क्वेश्चन को क्या करेंगे, नोट करते चलेंगे, साथ साथ क्वेश्चंस नोट करते चलेंगे, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सामने नहीं मिलेंगे। तो एक आप अपने अपने सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपीज जरूर बना लेंगे और उसमें चैप्टर वाइज आप क्वेश्चंस को नोट करते चलेंगे, ताकि जब आप उसको रिवाइज करें तो आपके सामने पेपर खोलते ही वो चीज आपको पूरी रिकॉल हो और आपको बार बार बहुत मेहनत ना करनी पड़े। आप अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको चीजें याद भी रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन भी करेंगे साथ साथ में और उसके बाद समझ के सही टिक निशान लगाएंगे। जीनस रिप्रेजेंट्स, जीनस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल। जीनस किसको रिप्रेजेंट करता है, एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल, अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, group of closely related species of plants or animals और none of the above। तो जीनस जो है वो ग्रुप है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का, चाहे वो पौधों के लिए हो सकता है चाहे वो जंतुओं के लिए भी हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम करेक्ट है। जीनस comprises a group of closely related species which has more characters in common in comparison to species of other genera। यानी कि जीनस जो होता है, जीनस स्पीसीज, तो जीनस जो होता है उसमें वो ऐसे ग्रुप, एक कुछ मिले जुले स्पीसीज का ग्रुप होता है जिसके कैरेक्टर्स जो है वो ज्यादा कॉमन होते हैं। द अदर ऑप्शंस डू नॉट डिफाइन जीनस, और कोई ऑप्शन जीनस को डिफाइन नहीं करता है, इसलिए जीनस रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। ये एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 नोट करेंगे बच्चों साथ साथ में, तभी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 भी आई होप कि आपने नोट किया होगा। यदि नहीं किया है तो आप चैट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपका क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 1 भी दिखा दूंगी। लेकिन आगे से आप क्या करेंगे, साथ साथ क्वेश्चंस को नोट करते चलेंगे, जिससे आप जब पढ़ रहे हैं तो बच्चों जितने ज्यादा सेंस ऑर्गन्स का आप अपने यूज करते हैं ना, उतनी ही चीजें आपके शरीर को याद रहती हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय अपने हाथों का भी यूज करिए, लिखिए भी, सुनिए भी, आंख से देखिए भी, समझिए भी, दिमाग को भी इस्तेमाल करिए, साथ साथ अपने हाथों का भी इस्तेमाल करिए, अपनी आंखों का भी इस्तेमाल करिए, अपने कानों का भी इस्तेमाल करिए। आपको चीजें एकदम, आपका जो दिमाग होता है वो एक कंप्यूटर की तरह होता है। जो भी चीज आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, केवल देखते हैं, केवल सुनते हैं, इवन सोचते भी हैं, वो सारी चीजें आपके माइंड में बिना किसी सोच विचार के, अच्छा सोचते हैं तो अच्छा, बुरा सोचते हैं तो बुरा, अच्छा लिखते हैं तो अच्छा, बुरा लिखते हैं तो बुरा, अच्छा यदि देखते हैं तो अच्छा, बुरा देखते हैं तो बुरा, किसी बिना किसी पार्शियलिटी के वो एज इट इज सेव हो जाती है आपके दिमाग में, है ना। तो इसीलिए कोशिश करें कि जब आप पढ़ रहे हो तो फोकस्ड हो, चीज उसी चीज पर ध्यान दें और अपने दिमाग को कंट्रोल में लाएं। अगर कुछ भी आपको फोकस से अपने भटकाने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको बोलें, बिल्कुल आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अपने दिमाग को आप निर्देशित कर सकते हैं कि साइड हटो, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। आप बार बार अपने दिमाग को ये बताएंगे कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो आपका माइंड भी ये चीज एक्सेप्ट कर लेगा कि अभी ये पढ़ रहा है तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। तो आप साथ साथ बिल्कुल फोकस्ड होके पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को लिखेंगे, सुनेंगे, और ये आपको आंसर्स जो है वो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। आई थिंक दोबारा आपको कभी याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। तो साथ साथ जब आप देख रहे हैं तो इस समय पे आपको याद भी करते चलना है साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 5, द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स
is equivalent to which hierarchical level in classification of plants? जो फाइलम है वो किस हायरार्कियल वाले लेवल से इक्विवेलेंट है जिसमें क्लासिफिकेशन हो रहा है? फाइलम किस जगह पे यूज किया जा सकता है? क्लास, ऑर्डर, डिवीजन और फैमिली। तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, डिवीजन। डिवीजन इंक्लूड्स क्लासेस with new similar characters of groups of organisms. It is equivalent to phylum in case of animals. यानी कि जब हम जंतुओं की बात करते हैं तो हम फाइलम लिखते हैं और जब हम पौधों की बात करते हैं तो उसी को हम डिवीजन लिख सकते हैं। ठीक है, को भी नोट करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 है, बायोलॉजिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव क्या? कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पीसीज ओनली, कलेक्शन ऑफ एक्सोटिक लिविंग स्पीसीज ओनली, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीसीज, और कलेक्शन ऑफ ओनली लोकल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आंसर सी है, बोटेनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स are used to restore depleted population, reintroduce species जैसे कि wild and restore degraded habitats of both exotic and endemic living species। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है और सारे ऑप्शंस जो हैं वो क्या हैं? गलत हैं। इसको भी नोट कर लेंगे बच्चों। ऑप्शन नंबर 5 आपने नोट कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप नोट करेंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। टैक्सोनॉमिक की is one of the taxonomic tools in the identification and classification of plants and animals. It is used in the preparation of A है monographs, B है flora, C है both A and B यानी monographs भी और flora भी, और D है none of these यानी कि इन दोनों में से कोई नहीं। तो ये आप जब चैप्टर आपने पढ़ा था तब इसको सोचना है, आपको रिकॉल करना है अपने माइंड में। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इम्पॉर्टेंट इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण के समय पे करेक्ट आइडेंटिफिकेशन जरूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। एंड नॉमेनक्लेचर और उसका नामकरण जो है, इट रिक्वायर्स सम रेफरेंस ऑफ ऑलरेडी नेम्ड एंड क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स टू चेक द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर होगा। Taxonomic keys are tools that help in identification of organisms based on the characters, which includes both monograph and flora। monograph और flora दोनों का यूज किया जाता है टैक्सोनॉमिक कीज में। नेक्स्ट देखेंगे, इसको भी नोट करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 आप पहले नोट करेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज। सभी जो जीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि सजीव हैं, वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। क्यों होते हैं?
ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप। बी है दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। सी है ऑल हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है ये आपको लिखना है। सारे सजीव एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं क्योंकि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल। और वो क्या होता है? डीएनए, बट विद वेरिएशंस। जैसे कि बैक्टीरिया हैव सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए while in highly evolved eukaryotic cells of plants and animals DNA is a long double stranded helix। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेम होता है, लेकिन डीएनए जो है वो वेरिएशंस के साथ होता है, उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम है। तो आंसर इसका बी हो गया बच्चों। नोट करेंगे इसको। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। Which of the following is a defining characteristic of living organisms? इन नीचे वाले 4 ऑप्शंस में से कौन से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लक्षण हैं, वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हैं किसी भी सजीव के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखेंगे ग्रोथ। ऑप्शन नंबर बी है आपका एबिलिटी टू मेक साउंड। ऑप्शन नंबर सी है आपका रिप्रोडक्शन। और ऑप्शन नंबर डी है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यानी कि जब मैंने आपको सजीवों के लक्षणों के बारे में बताया था तब कुछ अलग अलग ऑप्शंस आपको बताए थे, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट है। अब उसको रिकॉल कर लेंगे। कैसे? रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई और टू द एनवायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्ड। जिस एनवायरमेंट में कोई भी जीव रहता है उसके अंदर क्या होती है? संवेदना होती है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिसाइड्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की जगह पे जो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई है ये ज्यादा कनेक्टिव है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब क्यों है उसको भी बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन कोई जरूरी नहीं है कि सजीवों का ही लक्षण है, क्योंकि बहुत से सजीव ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत से कपल्स को आपने देखा होगा जो माता पिता नहीं बन सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सजीव नहीं है ना। यानी कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है। ग्रोथ मिट्टी के सेडिमेंटेशन से, यानी कि जमते रहने से बालू का ढेर बन के तैयार हो सकता है, उसमें भी वृद्धि हो रही है। पहाड़ भी बड़े होते रहते हैं। तो क्या वो सजीवों के लक्षण है? ग्रोथ भी उस लक्षण में, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में वो भी नहीं आता, सजीवों के लक्षण में आता है बच्चों। लेकिन जब हम छोटे थे ना तब हमने ये पढ़ा था कि ग्रोथ, जो चलता है वो सजीव है, जो बढ़ता है वो सजीव है। लेकिन जब हम बड़े हो रहे हैं ना तो चीजों को डीप पढ़ते हैं। जब हम बड़े हो रहे हैं तो हमको पता है कि हर चलने वाली चीज सजीव नहीं हो सकती, हर बढ़ने वाली चीज भी सजीव नहीं हो सकती। तो इसलिए रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई ये जो है ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी सजीव का। ग्रोथ and ability to make sound are some properties that can also be observed in non-living things. While virus, which is not included under living organisms, also show growth and reproduction. Virus जो है वो growth भी करता है, reproduction भी show करता है, वो सजीवों की कैटेगरी में नहीं अभी तक रखा गया है। तो आप सबको पता है कि वायरस किस कैटेगरी में रखा गया है? वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। तो इसलिए these options are not true। ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको नोट करेंगे और इसका ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने लिखवाया है इसको भी आप साथ में नोट कर लेंगे।
आई होप कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी ने नोट कर लिया होगा, जिसमें डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपका ऑप्शन सही ऑप्शन चुनना था। यही मैं आपको पहले समझा रही थी कि जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठते हैं तो बहुत ध्यान से आपको प्रश्न को पढ़ना है, क्योंकि उस समय पे आपको चारों ही ऑप्शंस सही लगते हैं और उसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होता है। तो सही लगने में और सही होने में फर्क होता है। सही लगता है जो उस पर टिक करके नहीं आना है बच्चों, जो सही होता है उस पर टिक करके आपको आना है। नेक्स्ट, आशा करती हूँ आपने क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले इसको मैच करेंगे और उसके बाद चूज करेंगे करेक्ट ऑप्शन को। ठीक है, तो देखिए कॉलम 1 में क्या दिया गया है, फैमिली, किंगडम, ऑर्डर, स्पीसीज और जीनस। अब इसमें सामने वाले में आपको देखना है कि कौन सा शब्द फैमिली को बिलोंग करता है, कौन सा शब्द किंगडम को बिलोंग करता है, कौन सा शब्द इसमें से ऑर्डर को बिलोंग करता है, कौन सा स्पीसीज को और जीनस को कौन सा बिलोंग करता है। तो आपको क्या करना है, मैचिंग करनी है ना। और मैचिंग करने के बाद फिर हम इन कोड्स को देखेंगे और देखने के बाद फिर सही ऑप्शन पे टिक करेंगे। तो फैमिली जो है बच्चों, वो इसमें से ट्यूबेरोसम फैमिली नहीं हो सकती, पॉलीमोनियल्स फैमिली नहीं हो सकती, सोलेनम फैमिली नहीं है, प्लांटी भी फैमिली नहीं है, सोलेनेसी जो है वो फैमिली है। ठीक है, किंगडम, किंगडम क्या है, प्लांटी किंगडम है। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर है। स्पीसीज क्या है बच्चों, स्पीसीज क्या है, सोलेनम ट्यूबेरोसम लिखा है, तो ट्यूबेरोसम जो है वो क्या है, स्पीसीज है, और जीनस जो है वो सोलेनम है। स्पीसीज कौन सी है, ट्यूबेरोसम, और जीनस जो है वो है सोलेनम। तो इस ऑप्शन को देखते हुए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ रहा है। अब इसको हम कैसे मैच करेंगे, इसको नोट करेंगे पहले, तो उसके बाद फिर नीचे हम करेक्ट ऑप्शन भी देख लेंगे। सही ऑप्शंस जो हैं, द ऑल ऑप्शंस शो द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट पोटैटो सोलेनम ट्यूबेरोसम। आलू के बारे में ये आपको जो क्लासिफिकेशन दिखाया गया है वो पोटैटो के बारे में दिखाया गया है, जिसका नाम क्या है, सोलेनम ट्यूबेरोसम उसका नाम है। ये उसका आलू का वैज्ञानिक नाम हो गया, और उसकी फैमिली है सोलेनेसी, किंगडम उसका प्लांटी है, ऑर्डर उसका पॉलीमोनियल्स है, जीनस उसका सोलेनम है, और स्पीसीज उसकी ट्यूबेरोसम है। तो अंदाजा भी कहीं कहीं काम करता है। आलू जो है वो ट्यूबर्स होते हैं, इसलिए स्पीसीज में ट्यूबेरोसम आएगा। सोलेनेसी फैमिली का है, प्लांट है, इसलिए प्लांटी किंगडम के अंतर्गत आता है, और ऑर्डर इसका पॉलीमोनियल्स है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों नोट करेंगे अपनी कॉपी में, मैचिंग भी कर सकते हैं आप। या तो ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए, ऊपर वाला पार्ट जो मैंने आपको कराया ये वाला पूरा नोट कर सकते हैं, या फिर नीचे वाला पूरा नोट कर सकते हैं। दोनों नोट करने की जरूरत नहीं है। आइदर आप ऊपर वाला कॉलम 1 कॉलम 2 बना करके नोट कर लीजिए, मैचिंग कर लीजिए, या आप नीचे वाला लिख सकते हैं। पर कोशिश करिएगा कि आप ऊपर वाला लिखेंगे और उसके बाद उसको मैचिंग भी करेंगे स्वयं से। बच्चों, आज की क्लास में आपने बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न किए द लिविंग वर्ल्ड से संबंधित। आशा करती हूँ आपने प्रश्नों के साथ साथ उत्तरों को लिखा जरूर होगा, और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मैंने किया ही, तो आप उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी आपने नोट कर लिया होगा, ताकि आप कभी भी उस कॉपी को खोलें, रिकॉल करें, तो आपको वो क्वेश्चन याद आ जाए। क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने एक बार पढ़ लिए तो बार बार बदलेंगे नहीं, चेंज नहीं होंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।